नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। जिन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए वहां 2 जगह तो ये तय हो गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तेलंगाना में कांग्रेस के नेता रेवंत रेड्डी नए मुख्यमंत्री होंगे और कल यानी 7 दिसंबर को शपथ भी लेंगे। उधर मिजोरम में एक नया इतिहास रचने वाले ZPM के नेता लाल दुहोमा अगले मुख्यमंत्री होंगे और वो 8 दिसंबर को पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बीजेपी ने जिन 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जोरदार जीत हासिल की, वहां पर मुख्यमंत्री कौन कौन होंगे, क्योंकि अभी तक पत्ते नहीं खुले हैं। इस सिलसिले में इन राज्यों की राजधानियों से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। विधायक और पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने पसंदीदा लोगों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दबाव बनाने की अंतिम कोशिशें भी कर रहे हैं। अपनी पसंद बताने की भरसक कोशिशें चल रही हैं, लेकिन बीजेपी आलाकमान पर इस सब का असर नहीं पड़ता। बीजेपी आलाकमान बिना किसी दबाव के मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए जाना जाता है। इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पहुंचे, जहां उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ दूसरे दौर की लंबी बैठक हुई। कल रात भी प्रधानमंत्री आवास पर मैराथन बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा मौजूद थे। कल की मुलाकात करीब 4.5 घंटे चली थी। उधर बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा के साथ बीजेपी महासचिवों की आज बैठक हुई। इससे पहले JP नड्डा ने संसद भवन में ऐसे कुछ सांसदों से मुलाकात की जो विधानसभा चुनाव में जीत के बाद विधायक चुनकर आए हैं। इनमें राज्यवर्धन राठौड़, किरोड़ी लाल मीणा, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल जैसे लोग शामिल हैं। इससे पहले अमित शाह और JP नड्डा 2 दिन तक तीनों राज्यों के नेताओं और केंद्र की ओर से नियुक्त प्रभारी मंत्रियों और अन्य नेताओं के साथ बातचीत कर उनका फीडबैक ले चुके हैं। इस पूरी कवायद के बीच अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री का ताज किन किन नेताओं के सर पर सजेगा। अब तक जो खबर आ रही है उनके मुताबिक तीनों राज्यों में नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यह सबसे बड़ी खबर अब तक निकलकर सामने आई है कि तीनों जगह नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं, नए चेहरे सामने आ सकते हैं। जो भी फैसला किया जाएगा लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया जाएगा, यानी जातीय समीकरणों, अलायंस के साथ जो दोस्ती होनी है, इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर ही तीनों राज्यों के बारे में फैसला किया जाएगा। जो प्रचंड जनादेश मिला है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मिला है, क्योंकि चुनाव उन्हीं के नाम पर लड़ा गया। यानी शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह जैसे तमाम दिग्गजों की अपनी अपनी सूबे में अब पारी खत्म हो सकती है। मुख्यमंत्री के साथ कुछ उप मुख्यमंत्री बनाते हुए अलग अलग समीकरण साधने की कोशिश भी बीजेपी आलाकमान कर सकता है। मुख्यमंत्री चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों के नाम जल्द तय होंगे और शनिवार और इतवार को तीनों राज्यों में विधायक दल की बैठक भी बुलाई जा सकती है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा ने ये रिपोर्ट भेजी है। देखिए, ये करीब करीब तय माना जा रहा है कि बीजेपी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में नए चेहरों पर अपना दांव लगाएगी। नए चेहरे यानी जो पुराने अभी तक चेहरे बीजेपी की पहचान इन राज्यों में बने आए हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया या पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, ये पिछले 2 दशक से इन राज्यों में बीजेपी का चेहरा बने हुए हैं। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि इस नए पूरे रेजिम में नए चेहरों पर दांव लगाया जाएगा, ताकि पीढ़ी परिवर्तन का भी संकेत मतदाताओं को दिया जा सके। दूसरी बात यह है कि बीजेपी का अपना आकलन है कि इन तीनों ही राज्यों में PM मोदी के नाम पर इन राज्यों की जनता ने जबरदस्त अपना वोट दिया है। मोदी का जो करिश्मा है वो यहाँ पर चला है। गृह मंत्री अमित शाह की जो रणनीति है वो काम आई है, और साथ ही जो असंख्य कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनका समर्पण, उनकी मेहनत वो रंग लाई है। और इसीलिए ये कोशिश पूरी रहेगी कि PM मोदी ही इस बारे में तय करें कि अगला मुख्यमंत्री यहाँ का कौन होना चाहिए, यानी जो फैसला होगा उस पर उन्हीं की मोहर होगी। तीसरी बात यह है कि बीजेपी को यह भी ध्यान रखना है कि मिशन 2024, पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर इन तीनों ही राज्यों में करीब 100% सीटें लोकसभा की बीजेपी ने जीती है, और जाहिर है कि बीजेपी इसी प्रदर्शन को दोहराना चाहती है 3-4 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में। तो मुख्यमंत्री जो भी होगा वो ऐसा हो जो बीजेपी को यह डिलीवर कर सके, ये भी एक बीजेपी की एक बड़ी क्राइटेरिया है। चौथी बात यह है कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इनकी जो अभी तक पिछले 9.5 साल में वर्किंग स्टाइल देखने में आई है
उसमें दो बातें बिल्कुल साफ है, सीक्रेसी और सस्पेंस। ये साफ साफ बात होती है कि सीक्रेसी होती है, सस्पेंस होता है और सरप्राइज भी होती है। तो हमने देखा था गुजरात में जहां पर कि भूपेंद्र पटेल सबसे आखिर में बैठे हुए थे विधायक दल की बैठक में, उनको अचानक बुला करके मुख्यमंत्री पद की कुर्सी थमा दी गई। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जो चुनाव हार गए थे, हारने के बावजूद उनको दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये जो फैक्टर होता है सरप्राइज का और सीक्रेसी का, ये इस बार भी इन तीनों ही राज्यों के चयन की प्रक्रिया में साफ देखने को मिल रहा है। लगातार 2 बार जो है बैठकें हो चुकी है पिछले 24 घंटों की बात करें तो, और निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि इन बैठकों में ही अब रास्ता निकलेगा इन तीनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर के। और जहां तक रही बात की शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे या रमन सिंह क्या करेंगे, तो इसमें एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान जो सबसे प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में 163 सीटें बीजेपी जीत करके आई है। तो ऐसे में जब उन्होंने खुद ये कहा है कि वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है, पार्टी जो भी फैसला करेगी वो मानेंगे, तो इसमें ये मान करके चला जा रहा है कि निश्चित तौर पर वो खुद अपने आप को इससे अलग कर चुके हैं। रमन सिंह का जहां तक प्रश्न है, वो खुद ये मान करके बैठे हुए थे कि उन्हें शायद मौका नहीं मिलेगा, ज्यादा सक्रिय भी वो नहीं दिखाई दिए इस पूरे चुनाव प्रचार में। वसुंधरा जरूर सक्रिय हैं, जिस तरह से उनकी मेल मुलाकात का सिलसिला चल रहा है नवनिर्वाचित विधायकों से, उसको लेकर के कई तरह की बातें हो रही है। लेकिन ये संदेश उनकी ओर से साफ पहुंचा दिया गया पार्टी आलाकमान को कि पार्टी जो भी फैसला करेगी वो उसके साथ रहेंगी। उन्हें पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा भरोसा है, ये बात उनकी ओर से हमें बताया गया सूत्रों के हवाले से कि पहुंचा दी गई है। तो इस लिहाज से तीनों ही राज्यों में बीजेपी को लगता नहीं है कि अगर वो ये प्रयोग करती है, नए चेहरों को लाती है, तो कोई दिक्कत होनी चाहिए। इन चुनावों में बीजेपी ने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ सिटिंग सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाए। तो 12 सांसद इन विधानसभा चुनावों में विधायक का चुनाव जीते हैं। इनमें से कुछ नामों के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा भी चल रही है। बीजेपी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कुल मिलाकर 21 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया था। 12 ने जीत हासिल की है। पार्टी के 9 सांसदों को हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव जीतने वाले बीजेपी के 10 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि 2 अन्य सांसद भी इस्तीफा देने वाले हैं। इस्तीफा देने के लिए आज नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी, रीति पाठक, अरुण साव, राकेश सिंह, उदय सिंह और गोमती साई ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की। इनके अलावा बाबा बालकनाथ और रेणुका सिंह ने भी लोकसभा से इस्तीफा दिया है। किरोड़ीमल मीणा ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया है। अपनी पार्टी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से मिलने के बाद हमने प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद लिया और लोकसभा से त्यागपत्र माननीय अध्यक्ष जी को दिया है। हमारा अनुभव, जीवन का अनुभव, बहुत छोटी उम्र में मैं संसद में आया था। इन 3 दशक से ज्यादा का समय यहाँ का है, जो एक जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। वो आने वाली जिंदगी में मुझे काम आएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, मंत्री पद से भी आप हाँ, निश्चित रूप से मैं अभी कुछ देर बाद मंत्रिपरिषद से भी इस्तीफा दूंगा। पार्टी का आदेश था लोकसभा लड़ना, जीत के आए। पार्टी का आदेश था विधानसभा लड़ने के लिए, विधानसभा जीत के आ गए। एक जिम्मेदारी को लेने के लिए दूसरा जिम्मेदारी को तो मतलब त्यागना पड़ेगा ना। इसलिए आज हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है और मिस तो जरूर करेंगे, काहे कि 4 साल इस सदन ने बहुत कुछ दिया है और पार्टी ने भी दिया है। लेकिन आज ये भी काम जरूरी है कि छत्तीसगढ़ की दायित्व को भी संभालना है। इसलिए आज का दिन हम लोगों के लिए, मेरे लिए तो खासकर ऐतिहासिक दिन है। इन विधानसभा चुनावों में कई खिलाड़ी रहे जिन्होंने खेल बनाया और बिगाड़ा भी। ऐसा ही एक खिलाड़ी रहा नोटा। नोटा यानी नन ऑफ द अबव। ये चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं को 2013 में दिया गया एक और विकल्प है। ईवीएम में इसके लिए भी एक बटन होता है। अगर मतदाताओं को कोई भी उम्मीदवार पसंद ना आए तो वो नोटा पर बटन दबाकर अपनी भावनाओं का इजहार कर सकता है। और अब नोटा के जरिए मतदाताओं की नापसंदगी मुखर होती जा रही है। इसीलिए कई नेता नोटा का विकल्प चाहते ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो नोटा को खत्म करने की मांग तक कर चुके हैं। भूपेश बघेल की कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सत्ता से बाहर हो चुकी है। नोटा की अब सारी सरकारें बनाने या किसी उम्मीदवार का खेल बिगाड़ने में भूमिका बढ़ती जा रही है।
मध्य प्रदेश में तो नोटा की वजह से 15 जगहों पर उम्मीदवारों का खेल इस बार बिगड़ा है। दो 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुमत से 2 सीटें दूर थी, बीजेपी 7, क्योंकि 13 सीटों पर नोटा ने हार जीत का खेल तय किया। 2023 में 15 से ज्यादा सीटों पर नाराज मतदाताओं ने किसी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। मध्य प्रदेश में 77.15% मतदान हुआ, लेकिन 0.98% मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना। 2013 में यह आंकड़ा 1.90%, 2018 में 1.42% था। शाजापुर सीट से बीजेपी के अरुण भीमावत ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री हुकुमचंद कराड़ा को 28 वोटों से हरा दिया। यहां नोटा में 1534 मत गए। कृषि मंत्री कमल पटेल हरदा में 870 वोटों से हार गए। वहां नोटा के पास 2375 वोट आए। राजपुर से 5 दफे कांग्रेस विधायक और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन 890 वोटों से जीते। वहां नोटा को उनसे ज्यादा 1683 वोट मिले। कांग्रेस बीजेपी से लोकतंत्र के लिए दुखद मानते हैं और एक दूसरे पर दोष मढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 101 सीटों पर 50% और या उससे अधिक वोट मिला है। बाकी शेष सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 40 से 50% के बीच मत मिले, तो कुल मतों के 50% से अधिक मत यदि भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हों और कांग्रेस को 15-20 सीटों पर नोटा से कम मत मिल रहे हों, तो दोष किसका? कांग्रेस का कि भाजपा का? दोष कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियों का, भ्रष्टाचारी नीतियों का, परिवारवादी नीतियों का, और जिम्मेदार भाजपा। अभी भी कांग्रेस यदि समझने को तैयार नहीं है तो जनता और धरातल में लेकर जाएगी कांग्रेस को। तो ये चिंता का विषय है और इसके जिम्मेदार हम मानते हैं, हम सब हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदार वो पॉलिटिकल पार्टी है जो सत्ता में थी। और नोटा का इस तरह से बढ़ के ऊपर आना हर राजनेता को, राजनीतिक दल को चिंता में डालता है और उसको चिंतन मंथन करना भी चाहिए। लेकिन हमारा वोट शेयर पूरा वही है जो पिछली बार था, तो हमारा वोट शेयर तो नहीं हिला। बीजेपी का बड़ा ज़रूर है, पर कहाँ से ये नोटा की तरफ गया, ये एक सवाल सबके लिए है और सब इसके ऊपर चिंतन मंथन कर रहे हैं। ये भी आंकड़े गौर करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के चुनाव में जनता दल यू ने 10 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, उसे मात्र 0.02% वोट मिले और 9 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। आपने भी 70 उम्मीदवार उतारे, उसे भी 0.53% वोट मिले, नोटा से लगभग आधे। अगर नोटा कोई राजनीतिक दल होता तो आम बोलचाल की भाषा में उसे वोट कटवा कहते, यानी हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल ये बात तंज में कही गई, लेकिन कम से कम मतदाता के पास एक विकल्प तो है राजनीतिक दलों को ये बताने का कि उसने जिन उम्मीदवारों को उम्मीदवारी दी है वो उसे पसंद नहीं है। भोपाल से अपने सहयोगी अमृतांशी जोशी और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और इधर इन चुनावों के बाद विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA का इंजन फिर से स्टार्ट करने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन घटक दलों की खींचतान इसके आड़े आ रही है। इसी वजह से INDIA गठबंधन की आज जो बड़ी बैठक थी वो नहीं हो पाई। आज एक अनौपचारिक बैठक जरूर हुई। बैठक के लिए अब 17 दिसंबर की नई तारीख तय की गई है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें तमाम INDIA के बड़े नेता, जिसमें ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार हैं, वो सब शामिल होंगे। घटक दलों का कहना है कि आज की बैठक के लिए ना उनसे पहले बात की गई और ना वो इतनी जल्दी दिल्ली आ सकते थे। घटक दल एक तरीके से कांग्रेस पर अपना दबाव बढ़ा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रस्म अदायगी के तौर पर विपक्षी नेताओं को, जो आज दिल्ली में थे संसद के कार्रवाई के लिए, उनको अपने घर डिनर पर जरूर बुलाया। इनमें 17 दलों के नेता आए, लेकिन TMC और शिवसेना का कोई प्रतिनिधि आज की शाम वाली बैठक में भी नहीं आया। घटक दलों का कांग्रेस पर हमला जारी है। ऐसा लगता है कि 3 राज्यों में मिली बड़ी हार ने घटक दलों को कांग्रेस पर दबाव बनाने का मौका दे दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया कि गठबंधन तीनों राज्यों की हार में हिस्सा बटाने को तैयार नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 3 राज्यों की हार इंडिया गठबंधन की नहीं बल्कि कांग्रेस की हार है। कांग्रेस की हार से दूरी बनाने वालों में अब्दुल्ला पहले नेता नहीं हैं। जिस दिन चुनाव परिणाम आ रहे थे उसी दिन JDU ने भी कांग्रेस की हार से किनारा कर लिया था। अब ये तय हो गया है कि कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर भाजपा को पराजित नहीं कर सकती और क्षेत्रीय दलों को भी जो बेहतर स्थिति में है उनको भी कांग्रेस पार्टी को साथ देना चाहिए।
खड़गे साहब ने अब 6 तारीख को इंडिया की बैठक बुलाई है जी। का वर्षा जब कृषि सुखानी जब कृषि सूख गई हो उस बरसात का क्या मतलब। उधर लोकसभा चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ने को लेकर भी सहयोगी दलों ने सवाल खड़ा कर दिया है। अब यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस इंडिया का नेतृत्व न करे। इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस की सबसे ज्यादा फजीहत गठबंधन की बुधवार को होने वाली बैठक को लेकर हुई है। नीतीश, ममता और अखिलेश यादव के बैठक में आने से इनकार करने के बाद बैठक स्थगित करनी पड़ी। घटक दलों के कई नेताओं का मानना है कि अफरा तफरी में और सहयोगी दलों से विचार विमर्श किए बिना बैठक बुला ली गई। अब दिसंबर के तीसरे हफ्ते में बैठक बुलाए जाने का ऐलान किया गया है। नीतीश और ममता बैठक में आने पर हामी भर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक कुछ दलों ने मांग की है कि बैठक में अब सबसे पहले सीट बंटवारे पर बातचीत हो, वरना बैठक का कोई मतलब नहीं होगा। अगर प्रदेश में किसी भी प्रकार की आपदा होती है तो मुख्यमंत्री अपना राज्य नहीं छोड़ सकते, उनको वहीं रहना होता है। और मुझे इस बैठक के बारे में पहले से पता भी नहीं था। राहुल जी ने मुझे फोन किया और मीटिंग के बारे में बताया तो मैंने कहा कि मेरा खुद का एक कार्यक्रम है, मुझे पहले से जानकारी नहीं मिली थी मीटिंग के बारे में, और वैसे भी मुख्यमंत्री व्यस्त हो सकते हैं कभी कभी। संसद सत्र के दौरान रोजाना सुबह होने वाली बैठक को ही डिनर मीटिंग का नाम देकर बुधवार को इंडिया गठबंधन की एक बैठक बुलाई गई है ताकि फजीहत से बचा जा सके। लेकिन लगता है कि कांग्रेस को अगले कुछ दिन अपने घटक दलों को मनाने में ही लगाने होंगे। आज लोकसभा और राज्यसभा के इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग थी, जो हर दिन सवेरे हम लोग मीटिंग पार्लियामेंट के अंदर करते हैं। वो आज मीटिंग हो नहीं पाई थी, तो इसीलिए आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पे सारे फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई। एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये मीटिंग हुई है। बहुत सारे इश्यूज पार्लियामेंट के डिस्कस हुए, बिल्स जो अपकमिंग बिल्स हैं उसके बारे में डिस्कशन हुआ, सरकार के रवैये के बारे में डिस्कस हुआ, और दूसरे भी बहुत सारी बात हुई। उसके अलावा ये भी तय हुआ कि बहुत जल्द जो है इंडिया अलायंस की मीटिंग, जो लीडर्स की मीटिंग है, वो लीडर्स की मीटिंग का भी डेट 1-2 दिन में हम लोग अनाउंस कर देंगे। 2 तस्वीरों में पूरी कहानी बयां हो जाती है। पहली तस्वीर करीब 1.5 महीने पहले की। कांग्रेस के घटक दल बैठक बुलाने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस ने कहा अभी चुनाव हैं, लिहाजा चुनाव बाद बैठक होगी। दूसरी तस्वीर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम के बाद अब कांग्रेस बैठक बुलाना चाहती है, लेकिन घटक दल कह रहे हैं उनके पास समय नहीं है। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। सब जानते हैं कि इंडिया अलायंस का जो बीज था वो बोया था नीतीश कुमार ने। उनकी पहल पर तमाम पार्टियां एक साथ आईं। उसके बाद जब कांग्रेस ने इसके साथ सहमति दिखाई दी तो कांग्रेस के पीछे तमाम छोटी पार्टियां, रीजनल पार्टियां खड़ी हो गई और एक कोशिश की कि कांग्रेस इसको लीड करे। लेकिन अब जब 3 विधानसभाओं में कांग्रेस की बहुत बुरी तरीके से बीजेपी से करारी हार हुई है, ऐसे में अब छोटे दल, स्थानीय दल अपनी ताकत का एहसास कांग्रेस को करा रहे हैं। सारा दारोमदार आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी पर है। अगर वो इस इंडिया अलायंस को बचा के रखना चाहते हैं, कांग्रेस क्या करेगी ये कांग्रेस को खुद तय करना होगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं शेयर बाजार में दिख रही जोरदार तेजी की। रविवार को जब से राज्य विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आए, सेंसेक्स लगातार ऊंची छलांग लगा रहा है। सोमवार को बाजार खुलते ही शेयर बाजार में जो तेजी दिखी वो आज लगातार तीसरे दिन बुधवार को कारोबार बंद होने तक जारी थी। सेंसेक्स आज 69,653.73 अंकों पर बंद हुआ, कल से करीब आधा फीसदी ऊपर, और निफ्टी 20,937.7 कल के भाव से करीब 0.4% ऊपर बंद हुआ। बीते 3 दिन से सेंसेक्स 2200 अंकों से ज्यादा चढ़ चुका है और 1 दिसंबर से अब तक 3000 अंक से ज्यादा ऊपर चढ़ा है। इसके साथ ही सेंसेक्स में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटल $4 ट्रिलियन के पार हो गया है। 4 ट्रिलियन क्लब में शामिल बाकी देश हैं अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग। सवाल यह है कि शेयर बाजार में ऐसी तेजी की क्या अचानक कोई वजह बनी है? क्या 3 राज्यों में बीजेपी की जीत से इसका कोई संबंध है? कई जानकार मानते हैं कि बीजेपी की इस जीत ने शेयर बाजार के अंदर देशी
और विदेशी निवेशकों में एक नया उत्साह भरा है। उन्हें लगता है कि इससे 2024 के आम चुनाव में मोदी सरकार के फिर सत्ता में लौटने के संकेत मिलते हैं। वो मानते हैं कि ऐसा हुआ तो राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता कम होगी। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों का भारत में भरोसा भी बढ़ा है। वो खबर भी साथ साथ चल रही है। जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले, CLSA और नोमुरा ने भारत को अपग्रेड करके ओवरवेट कर दिया है। गोल्डमैन सैक्स भारतीय शेयरों को रेटिंग बढ़ाकर ओवरवेट की रेटिंग मिला चुका है। गोल्डमैन सैक्स हांगकांग में लिस्टेड चीनी कंपनियों की रेटिंग घटा चुका है। इन्वेस्टमेंट हाउस नोमुरा के मुताबिक हालांकि राज्यों के चुनाव के नतीजे आम चुनावों के नतीजों को पहले से भांपने का अच्छा संकेत नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत संभव है कि निवेशक इसे सकारात्मक तौर पर लेंगे, क्योंकि इससे उन्हें 2024 में राजनीतिक और नीतिगत जोखिम के कम होने का अनुमान मिलता है। यही वजह है कि निवेशक बाजार में अच्छी खरीदारी पर उतर आए हैं। लेकिन यह अकेली वजह नहीं है। वैसे भी यह पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कुछ राज्यों के चुनाव नतीजे कुछ महीनों के बाद होने वाले सियासी माहौल को पूरी तरीके से बता पाएंगे, लेकिन फिर भी एक मोटा अनुमान तो मिलता ही है। बाजार में तेजी की कई और भी वजह है, जैसे GDP के ताज़ा आंकड़े। इस वित्तीय साल की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के बीच भारत की GDP 7.6% की दर से बढ़ी, जो उम्मीदों से अधिक है, जबकि रिजर्व बैंक ने इसके 6.5% रहने का अनुमान जताया था। साल की पहली तिमाही में भी GDP विकास दर उम्मीदों से बेहतर 7.8% रही थी। दुनिया की जानी मानी रेटिंग एजेंसी S&P ने ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 न्यू रिस्क न्यू प्लेबुक शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उसके मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत अनुमानित 6.4% की GDP विकास दर से बढ़कर 2026 तक 7% विकास दर वाला देश बन जाएगा। हालांकि इसके लिए भारत को एक बड़ी चुनौती को बड़े मौके में बदलना होगा। उसे एक मजबूत लॉजिस्टिक्स ढांचा विकसित करना होगा और सेवा प्रधान अर्थव्यवस्था यानी सर्विस डोमिनेटेड इकोनॉमी से विनिर्माण प्रमुख अर्थव्यवस्था यानी मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंट इकोनॉमी बनना होगा। S&P का अनुमान है कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में विकास का अगुवा बनेगा, क्योंकि चीन की हैसियत लगातार कमजोर पड़ रही है। लेकिन भारत के सामने ये चुनौती बड़ी है। उसे चीन के मुकाबले अगला बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना ही होगा। बाजार में तेजी की एक और वजह भी बताई जा रही है कि महंगाई पर कुछ हद तक लगाम लगी है। अक्टूबर के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी कहते हैं, वो भी गिरकर 4.87% पर आ गया। ये भी आशंकाएं थी कि अगर राज्यों के चुनाव नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं रहते हैं तो आम चुनाव से पहले अपने दूसरे दौर के अंतिम कुछ महीनों में मोदी सरकार कुछ लोक लुभावनी स्कीमों का ऐलान कर सकती है, जो अर्थव्यवस्था पर बोझिल साबित होती। लेकिन अब ऐसा होने की खास संभावना नहीं दिखती है बाजार के जानकारों को। बाजार ने इसे भी चैन की सांस के तौर पर लिया है। देश से बाहर का माहौल भी कुछ राहत दे रहा है। दक्षिण एशिया में इजराइल और हमास के बीच युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के तेजी से बढ़ने की जो आशंकाएं थी वो भी घट रही हैं। कच्चा तेल जो नवंबर में $84 प्रति बैरल था, वो अब $78 प्रति बैरल पर नीचे आ गया है। दुनिया की अर्थव्यवस्था को अकेले दम पर प्रभावित करने वाली अमेरिकी अर्थव्यवस्था की उम्मीद से बेहतर काम कर रही है। अमेरिका और दुनिया के कई विकसित देशों में महंगाई दर से राहत मिली है। अक्टूबर के महीने में अमेरिका में महंगाई दर 3.2% पर आ गई थी, जबकि यूरोपीय देशों में यह 2.9% रही। अमेरिका में महंगाई दर के काबू में आने से उम्मीद है कि अमेरिका का केंद्रीय बैंक यानी अमेरिकी फेडरल रिजर्व भी जल्द ही वहां ब्याज दरों में कटौती करेगा। अमेरिका के 10 साल के बॉन्ड होने पर होने वाली आय भी अक्टूबर में 5% से घटकर मौजूदा 4.23% पर रह गई है। इस वजह से निवेशक वहां पैसा लगाना चाहेंगे जहां ज्यादा रिटर्न उनको मिले। भारत सरकार के बेंचमार्क 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी 7.20 से 7.25% रिटर्न का प्रस्ताव दे रही है। ये भी एक वजह है कि विदेशी निवेशक अब भारतीय बाजार में वापस लौटने लगे हैं।
सितंबर और अक्टूबर में जहां उनका दबाव बिकवाली पर था, वहीं नवंबर के महीने में विदेशी निवेशकों ने 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भारतीय बाजार में निवेश किए हैं। दिसंबर के महीने में इसमें और भी तेजी आ सकती है। सोमवार तक 15,462 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से खरीदे हैं। यानी विदेशी निवेशकों ने भारत में बिकवाली की अपनी रणनीति अब बदल दी है। डॉयचे बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट भारत और दक्षिण एशिया के कौशिक दास के मुताबिक हमारा पूर्वानुमान कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस दशक के अंत यानी 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी और इस दौरान प्रति व्यक्ति आय भी दोगुनी होगी। इसके अलावा दशक के खत्म होने से पहले ही भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और जापान और जर्मनी से वो आगे निकल जाएगा। आईएमएफ का अनुमान है कि भारत 2027-28 तक 5 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हालांकि सिर्फ सेंसेक्स में बढ़त को अर्थव्यवस्था के बेहतर होने या आम आदमी की बेहतरी से सीधे तौर पर जोड़कर नहीं देखा जा सकता। जैसे सेंसेक्स 30 बड़ी कंपनियों के शेयरों में खरीद फरोख्त का आईना है। हालांकि अगर इन 30 बड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी होगी तो यह जरूर एहसास होगा कि देश में कंपनियों का कारोबार बेहतर हो रहा है। हालांकि यह अर्थव्यवस्था के बेहतर होने का सीधा संकेत नहीं है। शेयर बाजार की तेजी की वजह पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी, स्वागत है आपका। 5 राज्यों के नतीजे और उनमें 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद लगातार हम देख रहे हैं बीते 3 दिनों से शेयर बाजार ऊपर जा रहा है। क्या यही वजह है? आप क्या मानते हैं? नहीं, स्टॉक मार्केट लगातार चढ़ रही थी और बाजार में खुशहाली का कारण जो है वो काफी मजबूती से बने हुए थे और इसकी वजह से, इस इलेक्शन के रिजल्ट की वजह से लोगों को भरोसा हो पाया है कि सरकार की कंटिन्यूटी रहेगी और जो कुछ भी इकोनॉमिक ग्रोथ में इस सरकार के कदमों का जो योगदान रहा है वो जारी रहेगा। तो इस वजह से बाजार में खुशहाली आई है और इस खुशहाली के पीछे एक और भी कारण है। बहुत समय से एक बड़ा बदलाव हुआ था। एक बड़ा बदलाव ये हुआ था कि जब अमेरिकी बाजार में ब्याज दरें बढ़ी, और ब्याज दरें थोड़ी बहुत नहीं बढ़ी, 0.5%, 1% बहुत जमाने से ये इंटरेस्ट रेट था, वो बढ़ करके 5-5.5% हो गया है। तो जब ये ब्याज दरें बढ़ी तो विदेशी निवेशकों का बहुत सारा पैसा निकला और उसके बाद बहुत महीनों तक निकलता गया। उसके बावजूद हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लगातार पैसा लगाने की वजह से आपने सुना होगा कि एसआईपी में हर महीने छोटे निवेशकों का 17,000 करोड़ रुपया लगता है और ये बढ़ता जा रहा है और पिछले 2.5 साल से ये हर महीने बढ़ता ही जा रहा है। उसके अलावा एनपीएस का पैसा लगता है, उसके अलावा ईपीएफओ का पैसा लगता है। तो अब भारतीय बाजार में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का लगातार जो पैसा लग रहा है और इस वजह से विदेशी निवेशकों के पैसा निकालने की वजह से या नहीं लगाने की वजह से अब हमारा बाजार धाराशाही नहीं हुआ। अभी वहां पे हमने बड़ा बदलाव देखा कि वहां पे अब दोबारा भारत में पैसा विदेशियों का लगना शुरू हो गया और उसका ही ये नतीजा है। कभी भी इस तरह का बाजार अपने पीक पे है और बाजार अपने पीक पे जब बढ़ता है तो उसका कारण यही होता है कि उसका एक कारण नहीं होता है, उसके कई कारण होते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल कंटिन्यूटी, ये सारे कारण मिला जुला करके बाजार को बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार का कुल वैल्यूएशन अब 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। इसे एक आम आदमी को समझाना होगा तो आप कैसे समझाएंगे? उसके लिए क्या महत्व है इस 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का? उसको इस नजरिए से देखना चाहिए कि एक तो समझना चाहिए कि वैल्यूएशन है क्या। अगर आप भारत में सारे शेयर्स अगर आप खरीदते हैं, भारत में लिस्टेड सारे शेयर, सारे पब्लिकली लिस्टेड कंपनी, तो ये 4 ट्रिलियन होगा। लेकिन 4 ट्रिलियन अपने आप में उसका कुछ मतलब नहीं है। उसका मतलब तब निकलेगा कि अगर आप 4 ट्रिलियन में भारतीय बाजार में सारे शेयर्स खरीद लेते हैं तो ये कंपनियां मिला जुला करके कितना रुपया कमाती हैं। और अगर आप उस नजरिए से देखेंगे तो आपको ये वैल्यूएशन के बारे में अंदाज होगा कि महंगा है कि सस्ता है, या कुछ अंदाज लगेगा। महंगा सस्ता कहना तो बड़ा मुश्किल है। दूसरा चीज जो कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि ये जो आमदनी है, इन सारी कंपनियों, सारी लिस्टेड कंपनियों की जो आमदनी है वो किस रफ्तार से बढ़ रही है। मुनाफा जो है, अगर ये हर साल 20% बढ़ जाता है तो आप इसके लिए कुछ अलग वैल्यू देंगे। अगर ये 5% की दर से बढ़ता है तो आप इसके लिए कुछ अलग वैल्यू देंगे।
तो 5 ट्रिलियन रुपया कमाता कितना है? आप इसको समझिए कि अगर आप भारतीय बाजार के सारे शेयर्स को खरीद लेते हैं और अगर वो एक बॉन्ड होता है या वो डिपॉजिट होता है और उस पे आपको सालाना कितनी आमदनी होती है और वो आमदनी जो हो रही है वो किस रफ्तार से बढ़ती है, यही हमारा वैल्यूएशन का कॉन्टेक्स्ट है। और उस नजरिए से देखा जाए तो आज के ऑप्टिमिज्म को फैक्टर करते हुए एक ऐसा समय जिस समय भारतीय कंपनियों की जो अर्निंग्स है वो कोविड के लोज के बाद से बढ़ रही है और काफी रफ्तार से बढ़ रही है। तो अ, इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है कि बाजार सस्ता है या महंगा है। बाजार अगर वाजिब तरीके से भी प्राइस्ड है और अगर रफ्तार से बढ़ता है तो शायद ये बाजार सस्ता है या महंगा है ये केवल हम भविष्य में पीछे मुड़ करके ही देख के बता सकते हैं। आज बताना कि महंगा है कि सस्ता है वो बिल्कुल ही उसका कोई मतलब नहीं है। धीरेन्द्र जी, अब मार्केट जब तेजी से ऊपर जाता है तो एक मन भी रहता है, इन्वेस्टर के मन में डर रहता है, निवेशकों के मन में कि ये गिर भी सकता है, क्रैश भी हो सकता है, उन्हें नुकसान हो जाएगा। क्या इस समय बाजार में जो तेजी है उसमें आपको क्रैश होने जैसी कोई आशंका दिखती है? नहीं, बाजार में उतार चढ़ाव तो ये प्रकृति के नियम की तरह ये हमेशा ही जारी रहता है, लागू होता है। बाजार अगर आपको ऐसा लगता है कि या किसी को भी अगर ऐसा लगता है कि बाजार 15% सालाना रिटर्न देने वाला डिपॉजिट है तो ऐसा नहीं है। बाजार आपको ध्यान होगा कि अपने शिखर पे है, उसके बावजूद पिछले महीने ही 3-4 दिन में ही बड़ा धाराशायी हो गया था। तो बाजार तो उतार चढ़ाव के साथ ही बढ़ता रहेगा, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश की कंपनियां, प्रोमिनेंट कंपनियां काफी रफ्तार से बढ़ रही हैं। हम दुनिया भर के बाजारों में अकेले ऐसे बाजार हैं जो अभी भी इस रफ्तार से बढ़ रहे हैं। अगर और बाकी सारा जो वेरिएबल्स है, जो ऑप्टिमिज्म है और जो बहुत सारे और इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो काफी फेवरेबल है बाजार में। हमारा कंजम्पशन स्टोरी इंटैक्ट है, विदेशी निवेशकों का बाजार में पैसा लगना जारी है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जारी है और तो बाजार में तो बीच बीच में गिरावट आती रहेगी। पर मुझे नहीं लगता है कि अगर ये कॉर्पोरेट अर्निंग्स का दौर अगर इसी तरह से बढ़ता रहेगा तो आज जो महंगा लग रहा है वो कल सस्ता लगने लगेगा। और अगर कंपनियों की आमदनी, अगर अर्निंग्स बढ़नी बंद हो जाती है तब मुझे लगता है कि लोगों को चिंतित होना चाहिए और उसके होने का आसार तभी है और वो रूल आउट नहीं किया जा सकता, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो तभी उस समय जब होगा तो देखा जाएगा। लेकिन अभी जो मुझे लगता है कि हम लोग कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद काफी इंप्रेसिव ग्रोथ है। ये बताइए धीरेन्द्र जी कि दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले भारत की अर्थव्यवस्था ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। आने वाले दिनों में क्या बातें इस तेज़ी को बनाए रख सकती हैं या फिर क्या बाधाएं इस तेज़ी में आ सकती हैं? नहीं, मुझे लगता है कि भारत के बाजार में एक जो सबसे बड़ा अंतर आया है कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस जो दिखता है और जिस रफ्तार से हमारे यहाँ कोई बदलाव पिछले 4-5 साल में जिस तरह का बदलाव हुआ है उसका आज हमें असर दिख रहा है। और ये काफी रिपीटेटिव होगा कि हमारे यहाँ जो जीएसटी से एक बाजार बन गया, आप कहीं पे भी बनाइए, कहीं पे भी बेचिए। अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग बेस की बनना शुरू हो गया है, आज से 10-12 साल पहले हम लोग ऐसा सोचते भी नहीं थे, और उसका जो इकोनॉमिक इफेक्ट है जिस तरह से हम लोग बना पाएंगे, और इसमें बहुत कुछ कॉन्टेक्चुअल भी है कि चाइनीज सप्लाई चेन से बहुत सारे लोग चिंतित हुए। उन्हें लगता है कि भारत एक अच्छा डेस्टिनेशन है जहाँ पे उन्हें अपना स्प्रेड करना चाहिए, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो बहुत सारे कारणों से भारत में और भारत में एक राजनीतिक व्यवस्था भी ऐसी है जो कि इसको बहुत ही गंभीरता से लेती है। वो देखती है, वो इस बारे में चिंतित रहती है कि बिजनेसेस का बढ़ना या बिजनेसेस के लिए किसी भी तरह की रुकावट हमारे इकोनॉमी के लिए और हमारे देश के लिए उचित नहीं है। तो ये जो प्रायोरिटी है, ये जो फोकस है, और इसके बारे में सब चीजों को मतलब फोरफ्रंट पे रखना, ये मुझे लगता है कि ये हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट अगर कोई क्रिएट होता है जो कि सॉल्व किया जा सकता है तो उसका समाधान बहुत जल्दी देखा जाता है। और वो हमारे रेगुलेटर्स, हमारी गवर्नमेंट, उन सब के इनिशिएटिव्स में ये दिखता है। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे यहाँ देश में अगर बहुत सारे यंग लोग हैं और कल कारखाने और बनेंगे तो मुझे फिलहाल कोई ऐसी चिंता नहीं लगती है। लेकिन बाजार के उतार चढ़ाव के बारे में आप निश्चिंत रहिए। जब आप पूरी तरह निश्चिंत हो जाएंगे कि किसी भी वजह से कोई भी चिंता की बात नहीं है, तभी बाजार धड़ाम से गिरेगा, और उसका कोई बड़ा कारण नहीं चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जी इस बातचीत के लिए, इस इंसाइट के लिए। लोकसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पास हो गए हैं। बिल में कश्मीरी पंडितों के लिए भी 2 सीटें और 1 सीट पीओके के विस्थापित लोगों के लिए भी रखी गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज इस बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भूमिका पर सवाल खड़े किए तो सदन में कुछ शोर भी मचा। जिन्हों को अन्याय हुआ है, जो अपमानित हुए। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन बिल पास हो गया है, लेकिन इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर हमला बोला और कहा कि देश को उनके फैसलों की भारी कीमत चुकानी पड़ी। कि 2 बड़ी गलतियां जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिए गए निर्णयों से हुई, इसके कारण सालों तक कश्मीर ने सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। हालांकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि फैसले तब के हालात के अनुसार लिए गए। फिर कहते हैं शेड्यूल ट्राइब हमने ये जो है इनको दिया है, जो है कैंसर कहते हैं ये गुजर और बकरवाल। वो मेहरबानी है इंदिरा गांधी की। जब उनने लद्दाखियों को शेड्यूल ट्राइब दिया तो 83 में जब इलेक्शन होने वाले थे, वो रजौरी आई और वहाँ कहा मैं यहाँ न सिर्फ गुजर और बकरवाल को जिनको दे रही हूँ, मैं जितने भी लोग यहाँ हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कुछ भी हैं, दलित हैं, उन सबको मैं रिजर्वेशन दूँ। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल, इस नए बिल के तहत 2 सीटें कश्मीर विस्थापितों के लिए आरक्षित होंगी। 1 सीट पीओके के विस्थापित व्यक्तियों के लिए दी जाएगी। इनमें से 1 महिला होना जरूरी है। 9 सीटें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित की गई हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए 7 सीटें रखी गई हैं। जम्मू में पहले 37 सीटें थीं, जो अब 43 हो गई हैं। कश्मीर में पहले 46 सीटें थीं, अब 47 हो गई हैं। पीओके की 24 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहले 160 सीटें थीं, जो अब बढ़कर 114 हो गई हैं। पहले 2 नामांकित सदस्य हुआ करते थे, अब 5 सदस्य होंगे। कई सदस्यों ने पूछा कि क्या हुआ है इनके लिए, विस्थापितों के लिए क्या हुआ है, रिजर्वेशन देने से क्या होगा। रिजर्वेशन देने से उनकी आवाज कश्मीर की विधानसभा में गूंजेगी और फिर कोई ऐसी स्थिति करना जाएगा तो नहीं रोकेंगे वो, क्योंकि उनकी आवाज वहां जो अपमानित। गृह मंत्री ने दावा किया कि नए कश्मीर में आतंकवाद कम हुआ है। 1994 से 2004 तक 40,164 आतंकी वारदातें हुईं। 2004 से 2014 तक 7,217 और 2014 से 2023 तक 2,197। 2010 में जहां 2,654 हड़ताल की कॉल हुई, 2023 में ना कोई हड़ताल हुई और ना पत्थरबाजी की कोई वारदात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भी दावा किया कि नए कश्मीर में हालात बदल चुके हैं, अलगाववाद कम हुआ है, आतंकवाद भी कम हुआ है। लेकिन इन बिलों के पास हो जाने के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो भी वहां पर जल्द शुरू होगी, यानी चुनाव भी वहां पर जल्द से जल्द करवाए जाएंगे। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन आजम के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो खबरों की खबर में आज मेरे साथ इतना ही। आप सबको शुभ रात्रि।